सीरिया में विद्रोही समूह ने राजधानी दमिश्क पर नियंत्रण कर लिया है। विद्रोही समूह ने सीरिया के उपराष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंका है। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद इस बीच देश छोड़कर भाग गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असद सीरिया छोड़कर रूस भाग गए हैं। असद ने रूस की राजधानी दमिश्क पहुंचकर शरण ली। इस बीच सीरिया में तख्ता पलट के बाद से हालात खराब हैं। सीरिया में बिगड़े हालात पर भारत की भी नजर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दमिश्क में भारतीय दूतावास अभी भी काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि दमिश्क में भारतीय दूतावास अभी भी एक्टिव है और वो सभी भारतीय नागरिकों के संपर्क में है जो सुरक्षित हैं। सीरिया में दूतावास भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए उपलब्ध है। बता दें कि सीरिया में लगभग 90 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें 14 ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से कहा कि वो अपनी सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सावधानी बरतें और अपनी आवाजाही कम से कम रखें। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीरिया में स्थिति को देखते हुए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका, रूस, तुर्की, जॉर्डन समेत कई और मुल्कों ने भी स्थिति को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि वो सीरिया में हो रही हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। सीरिया में स्थिति को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों से तत्काल देश छोड़ देने की सलाह दी है। इसके अलावा भारतीय नागरिकों से सीरिया जाने से भी मना किया गया है। भारत और सीरिया के संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में वर्तमान में कुछ परियोजनाओं पर दोनों देश साथ काम कर रहे हैं। साल 2022 में सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मकदाद ने भारत का दौरा किया था। उस दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया था कि एक पावर प्लांट और एक स्टील प्लांट बनाने के लिए भारत सीरिया को 28 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद देगा। भारत की बात करें तो आजादी के बाद भारत के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन से बाहर जाकर अरब देशों से अच्छे संबंध बनाए थे। पंडित नेहरू ने 1957 और 1960 में सीरिया का दौरा किया था। उन्होंने सीरिया की बाथ पार्टी और उसके नेताओं से अच्छे संबंध बनाए थे। 1978 और 1983 में तत्काल सीरिया के राष्ट्रपति हाफिज अल असद ने भारत का दौरा किया था। 2003 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सीरिया के दौरे पर गए थे। इसके बाद 2008 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद भारत के दौरे पर आए। फिर दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का आना जाना लगा रहा। बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद 1971 से 2000 तक सीरिया की सत्ता में रहे। 2000 के बाद देश की कमान अब बशर अल असद के पास है। इस तरह 50 सालों के बाद सीरिया में असद परिवार सत्ता से बाहर हो चुका है और विद्रोही समूह सीरिया में सरकार पर काबिज होने वाले हैं। कई कारण हैं। 2011 से वहां पे एक तरह से देखा जाए तो गृह युद्ध चल रहा था। पहले अपराइजिंग थी, अरब अपराइजिंग, जो प्रो डेमोक्रेसी के लोग थे वो लड़ रहे थे। फिर बाद में अलकायदा वहां पे आ गया, दाइश फिर आ गई। इन लोगों ने वहां पे खिलाफत कायम कर दी। वो कई साल रही, 2-3 साल। उसकी वजह से सब बर्बाद हो गया, इराक भी और सीरिया भी। फिर उसके अलावा ये भी था कि तब से इनका पूरा कंट्रोल तो था नहीं मुल्क के ऊपर। कभी कहीं प्रॉब्लम थी, कभी कुर्दिश की प्रॉब्लम थी, तो कभी ये मिलिटेंट ग्रुप इदलिब सिटी में काफी स्ट्रांग थे। फिर इनका इंटरवेंशन बराबर रहता था। टर्की और इजराइल लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बॉम्बिंग कर रही थी। इनके जितने वेपन डिपो थे उसको बहुत से अधिकतर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर उसके अलावा ये था कि ये आतंकवादी जो ग्रुप हैं वो अपने को अब आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनका पास तो वही है तहरीर अल शम्स का। ये पहले जबहत अल नुसरा थी जो कि एक उसका ग्रुप था, अलकायदा का ग्रुप था। तो ये सारे लोग जो थे लगातार एक के बाद इंसिडेंट होते गए, ये कमजोर होते गए। रेवेन्यू था नहीं, स्टेट फेल हो चुकी थी और फिर सेना ने लड़ने से भी इनकार किया। अधिकतर लोगों ने उनको लगा कि वो सेना अपने ही लोगों को मार रही है। अगर ये आतंकवादी ग्रुप इराक में आते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई खतरा बन सकता है।
और वहां पे तेल की सप्लाई है, वहां पे एक दोबारा से अराजकता फैलती है, तो वो एक खतरे का विषय बन सकता है। और अगर ये सीरिया के अंदर सीमित रहते हैं और वहीं पे इनके आपस में झगड़े होते हैं या एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इमीडिएट इतना खतरा नहीं होगा भारत को। हाँ, इससे पहले की जो हुकूमत थी वो सेकुलरिज्म पे विश्वास था उसका, हालांकि थे वो भी काफी डिक्टेटोरियल रिजीम थी, तानाशाह की तरह काम करते थे। अब देखना ये है, लगता है ऐसा है कि एक तानाशाह को दूसरा तानाशाह तो कहीं रिप्लेस नहीं कर रहा, इस बात का खतरा जरूर नजर आता है। सर, बात करें अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की, ट्रंप के बयान पे हमारी लड़ाई नहीं है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जीत जा सकती है। देखिए, ये ट्रंप साहब को कोई जरूरत नहीं लड़ने की, उनका काम मैं समझता हूं कि जो संगठन थे वहां के ऊपर, तहरीर अल शम्स जिसने बशर अल असद को हटाया है सत्ता से, उन्हीं ने कर दिया। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका की बेसिक पॉलिसी जो थी रिजीम चेंज की थी, तो रिजीम चेंज हो ही गया। अब उनके माध्यम से अब ये देखना है कि आने वाली रिजीम के किस तरह के संबंध होते हैं अमेरिका के साथ। सर, पश्चिम एशिया के लिए इसका क्या व्यापक हो सकता है? बहुत बड़ा असर पड़ेगा पश्चिम एशिया पे। पश्चिम एशिया पे एक तो असर इसका सबसे ज्यादा पड़ेगा कि इराक के ऊपर सबसे ज्यादा, इराक बिल्कुल इसके बॉर्डर इस पे मिलते हैं, और दूसरी तरफ लेबनान के ऊपर बॉर्डर पर के ऊपर असर पड़ेगा। ईरान के ऊपर बहुत बड़ा असर है क्योंकि जो ईरान की पॉलिसी थी आर्क ऑफ रेसिस्टेंस की, तो वो तो बहुत ही कमजोर, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, इसलिए कि हिजबुल्लाह काफी कमजोर हो नजर आ रहा है, लंबी लड़ाई लड़ रहा है इजराइल के साथ। अब उसकी सप्लाई सपोर्ट बेस भी कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में सीरिया आ गया। पहले उनकी लगातार सप्लाई बनी रहती थी ईरान के साथ, ईरान वाया इराक। दूसरी बात ये भी है कि हिजबुल्लाह का कमजोर होना ये सीरिया के लिए और लेबनान के जो अपोजिशन ग्रुप है उनके लिए तो वो अच्छी बात वो लोग अच्छा समझते हैं। इंडियन सरकार में तो हर देश में, हर दुनिया में, हर सरकारी के साथ में तो दोस्ती बन रहा है। मतलब ये तरीका है पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन। सरकार आते, सरकार जाते, लेकिन देश की बात बहुत मोहब्बत है, तो इंडिया काफी सपोर्ट किया, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी किया। सीरियन मसला का हल, सीरियन बाय सीरियन फॉर सीरियन, ये तो इंडियन पोजीशन है। कोई युद्ध नहीं मांग रही, कोई फॉरेन इंटरवेंशन नहीं मांग रही, यूएन चार्टर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन शुरू से हमारा देश में फॉरेन इंटरवेंशन हो गया, इजराइल अटैक हो गया, लीबिया ईरानियन आ गया था, रशियन भी आ गया, तुर्किश भी आया था, अरब फोर्सेस भी आया, सबको सीरिया के लिए तोड़ने के लिए तैयार है। इंडिया मेंटेन अ डिस्टेंस, ये तो सब सारी दुनिया का मालूम हो गया, इसलिए रिलेशन विल रिमेन। लेकिन जो खतरनाक है, जो ये अभी तो जब तक आईएस आया था इधर, पूरी अलकायदा वाली लोग थे वहां पर सीरिया के अंदर, वो काफी हिंदुस्तान वाले लोग भी आया था। ये मतलब 200 कम से कम 200 इंडियन भी आ गया वहां पर, इसलिए थोड़ा से डर लगता है ये इट विल बी क्या महब ऑफ टेररिज्म। जिहादिस्ट कल्चर शुरू हो गया, जैसे अफगानिस्तान, इराक, अभी सीरिया भी दोबारा होना चाहिए। तो वी डोंट नो अगर ये तो सरकारी सेक्युलर आउटलुक है, रिलीजियस आउटलुक है, किसी को मालूम भी नहीं है। क्योंकि जैसे बांग्लादेश कर दिया था, जैसे अफगानिस्तान भी किया था, दुनिया का देखने के लिए पब्लिक ओपिनियन ये देख लो बहुत मॉडरेट है। लेकिन हमको मालूम है यू कैन चेंज द क्लोथ्स ऑफ द पर्सन, लेकिन बाकी वही है, द पर्सन विल रिमेन द सेम, आइडियोलॉजी इज द सेम। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इंडिया शुड वॉच एंड सी कॉशियसली, ये तो टेररिज्म नहीं होना चाहिए दोबारा। क्योंकि इंडिया सबसे बड़े देश में, सबसे पहले वाले देश में, तो उन्होंने ड्राफ्ट भी किया था कॉम्पैक्ट फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, तो यूएन भी जमा किया था ड्राफ्ट के लिए, लेकिन किसी का एक्सेप्ट नहीं किया।